Focus. Ideate. Innovate. Enable. पहला कदम में आज हम आ पहुंचे हैं कोलकाता, और कोलकाता में एक खास मुकाम है। जी हाँ, यहाँ का भवानीपुर कॉलेज। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये 50 साल पुराना कॉलेज है, मैं ये कहूंगा ये 50 साल के अनुभव वाला कॉलेज है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे न सिर्फ बचत के बारे में जानते हैं बल्कि निवेश के बारे में भी। एक कार्यक्रम और एक इन्होंने बना रखा है ग्रुप, जिसे ये कहते हैं बुल्स आई, और उसमें ये पूरी तरह से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए, और खास तौर से स्टॉक मार्केट के बारे में। न सिर्फ इन्वेस्टमेंट बल्कि ट्रेडिंग के बारे में भी यहाँ के बच्चे बेहतरीन राय रखते हैं। तो आज बेहतरीन एपिसोड होने वाला है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। बातचीत करेंगे यहाँ के बच्चों से और पहला कदम की मुहिम को बढ़ाएंगे आगे सीएनबीसी आवाज पर। भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज के बीच पहुंचा पहला कदम, जहां छात्रों और प्रोफेसर से एक्सपर्ट्स हुए रूबरू। 50 साल पहले स्थापित इस कॉलेज में हजारों छात्रों को उच्च वर्गीय शिक्षा दी जाती है। पहला कदम के जरिए फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानने के लिए कॉलेज के छात्रों के साथ साथ प्रोफेसर्स में भी उत्साह देखा गया। भवानीपुर कॉलेज कलकत्ता का बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, एंड टू माय माइंड वी आर वन ऑफ द बेस्ट। एंड काफ़ी बच्चे हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लगभग सभी प्रकार के कोर्स हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, वी हैव एवरीथिंग। वी हैव मोर देन 9,000 odd students in the college, and we are celebrating this year the 50th year, so गोल्डन जुबली साल अपने मना रहे हैं इस कॉलेज में इस समय। ये तो बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि जहाँ युवा पीढ़ी सभी कुछ एक क्लिक पर उनको मिल जाता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज व्हाट दे आर हैबिचुएटेड विथ। तो उनको निवेश किस तरह से करना, किस तरह से उसको लेकर के अपेक्षा करना, फिर ग्रोथ हो, इसके लिए एक प्रकार की मानसिक तैयारी की आवश्यकता है। और इसके लिए इनको संवेदनाशील करना पड़ेगा, सेंसिटाइज करना पड़ेगा, एंड दैट हैज टू बी डन। मैं तो कहता हूं कि कॉलेज के पहले इनको सेंसिटाइज करना चाहिए, और ये सीएनबीसी आवाज की बहुत अच्छी कोशिश है। हालांकि मैं चाहता हूं ये कोशिश और भी दुरुस्त हो और अधिक स्कूलों में आप जाएं। हमने भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज के बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीए, एमए और एमकॉम के छात्रों से की बातचीत और ये जानने की कोशिश की कि फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में वो क्या जानते हैं और हमारे एक्सपर्ट से क्या जानना चाहते हैं। लिटरेसी के बारे में इतना पता है दैट अभी भी जितने भी मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट बाय द टाइम इट्स अफेक्टिंग साथ साथ दूसरे ग्लोबली जितने भी शेयर मार्केट है उसमें, प्लस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में अभी काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है जहाँ पे यू कैन इन्वेस्ट काफ़ी सारे शेयर्स में। जैसे अभी पता चला येस बैंक का शेयर 5 साल में काफ़ी बड़ा है, एंड उसका रेट जो था, एंड अभी हम लोग काफ़ी सारे शेयर्स प्लस गोल्ड में काफ़ी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अगर इस शो के माध्यम से हम लोग को पता चले कि दूसरे कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। Investments, as in now, I just said that I have entered into the business world, so I wanted to know more about how to save my money and where to invest exactly. क्यों मैं मानता हूँ अगर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हमारे लाइफ की, जो कि हमें करना ही चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है, मैं जानूंगा और क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, हम लोग गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएस बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किससे क्या फ़र्क पड़ता है, यूएस में जब जो क्राइसिस आई, यूरोप में जब अटैक्स हो रहे हैं उससे हमारे इंडियन मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगा। सीएनबीसी आवाज ने पिछले 15 अगस्त में शुरू की थी पहला कदम की यात्रा, और अब ये लगभग अपना पूरा साल खत्म करने के कगार पर है। और आज इसी पहला कदम के मुकाम में हम आ पहुंचे हैं कोलकाता। जी हाँ, ये वो शहर है जहां लोग जाने और माने जाते हैं बड़ी रिस्क लेने के लिए, बड़े खतरे उठाने के लिए, पैसा लगाते हैं कहीं भी जहां और पैसा बनाने का मौका मिले। तो आज हमारे साथ कलकत्ता में कुछ ऐसे खास दर्शक जुड़ रहे हैं, या हम यहाँ पर आए हैं भवानीपुर कॉलेज में, और यहाँ कॉलेज में बीकॉम और बीबीए करने वाले कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो कम रिस्क उठाकर अपने फ्यूचर के लिए अच्छे निवेश कर सकते हैं। और इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ हैं वे टू वेल्थ के आनंद दियानी, और साथ ही मोहम्मद आमिर सुलेमान हमारे साथ हैं बिरला म्यूचुअल फंड से। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर, और आप सब स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और इससे पहले कि
हम शुरुआत करें। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस उम्र में पैसे बचाना जरूरी है या पैसे खर्च करना जरूरी है? देखिए, पैसे बचाना ऑलमोस्ट हर उम्र में जरूरी है। सेविंग इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीबडी। आज आप दो भाग में अपने इन्वेस्टमेंट को बांट सकते हैं, एक तो सेविंग्स के रूप में और एक इन्वेस्टमेंट के रूप में। सेविंग्स करने के लिए आप कई सारी जगह निवेश कर सकते हैं। निवेश के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट इस उम्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज से ही आप अपना प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग सेविंग्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू करना जरूर शुरू कर दें। यानी कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना ज्यादा बेहतर है, बजाय खुद के एक्सपीरियंस से आप सीखें। उसके लिए आपकी कंपनी तो वे टू वेल्थ, यानी कि वेल्थ बनाने का रास्ता बताने वाली कंपनी है। आनंद, ये बताएं फिर क्या बचत की शुरुआत करने के लिए यही सबसे सही वक्त है जब ये पढ़ाई कर रहे हैं? यही सबसे सही वक्त है बचत की शुरुआत करने के लिए। जब आप शुरुआती दौर पे बचत करना सीखते हैं, आप में एक हैबिट इनकलकेट होता है कि बचत बहुत ज़रूरी है। एक्सपेंस साइड और इनकम साइड, या हमारी जो पॉकेट मनी आपको जो मिलती होगी, उसमें से अगर आप कुछ बचाएंगे तो आप ये जरूर सोचेंगे कि उसको किस तरह से आप, कोई आगे वाली चीज़ कुछ खरीदनी है आपको या कुछ भी निवेश करना है तो उसको कैसे किया जा सके। और सेविंग ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, वो सेविंग से हम किस जगह उस चीज़ को निवेश कर रहे हैं जिससे कि मेरा पैसा और बढ़े, ये भी बहुत ज़रूरी है। बचत करना अपनी जगह एक जगह, सुलेमान साहब ये बताइए, लेकिन बचत के बाद उससे सही तरीके से निवेश करना और उसकी प्लानिंग करना, वो कितना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज फाइनेंशियल प्लानिंग इन योर लाइफ। आप सब अभी अपने शुरुआती दौर में है, करियर बिल्डिंग के दौर में है। जब आप करियर बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो एक आपके पास एक सीधा सा प्लान होता है कि मुझे 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है। बट आप बैक ऑफ द माइंड आपको ये भी कैलकुलेशन करना है कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फाइनेंसेस की भी जरूरत है। आप जब ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनेंसेस का आइडिया आपको होगा। अगर आपको उसका आइडिया है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आज से ही शुरू करनी होगी। बेसिकली आइडिया ये कि इन्वेस्टमेंट वहाँ किया जाए जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न। वो कहाँ हो सकता है, वो हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट, किस तरह के एसेट्स ऐसे हैं जो इन्फ्लेशन से जनरली ज्यादा रिटर्न देते हैं। लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त इन्हें किन बातों की खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए? क्योंकि करियर की शुरुआत करेंगे, कमाई करना शुरू करेंगे, भवानीपुर कॉलेज से हैं बच्चे तो अच्छा ही काम करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, ये मैं समझता हूँ। तो ऐसे में अब से लेकर, हालांकि ये नहीं सोच रहे होंगे लेकिन मैं इन्हें सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि जब ये रिटायर होंगे तब तक के लिए उसकी प्लानिंग की शुरुआत अभी से कैसे की जाए? सबसे बड़ी बात है कि आप जिस तरीके से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को स्टार्ट करेंगे, आज से आपको ये चीज़ सोचना है कि आपके रिटायरमेंट के लिए जो एज निर्धारित है 58, आज आप 18 से 20 साल के स्टूडेंट है जो आज अभी अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेंगे, फिर जब आपको नौकरी मिलेगी, आप शुरुआत करेंगे अपने करियर का, उस समय से लेके आपके रिटायरमेंट तक का जो पीरियड है, उसमें आपका क्या लक्ष्य है कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस क्या होना चाहिए, ये आपको आज से ही निर्धारित कर लेनी चाहिए। उसी के हिसाब से एक फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल गोल बना के अपने आप को उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी कि अब से लेकर आने वाले 25 साल, 30 साल, 40 साल तक कब कैसे पैसों की जरूरत होगी। हालांकि अभी इनके सामने एक बड़ी समस्या वो है कि कितना कमाएंगे और कब कमाएंगे उसका अभी पता नहीं, लेकिन जैसे ही पहली कमाई की शुरुआत हो वहीं से शुरुआत हो जानी चाहिए। बिल्कुल, तो पहली कमाई। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने कमाना शुरू कर दिया है? अच्छा, कुछ लोग कमा रहे हैं, वंडरफुल। तो बचाकर किसी ने कोई पैसे इन्वेस्ट किए हैं आप में से? किसी ने? आपने कहाँ पैसे लगाए बताइए। सर, मैं जो मेरी भी तनख्वाह आती है या मेरी जो कमीशन आती है, मैं जहाँ से इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहा हूँ, मैं उसको काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं और इक्विटी मार्केट है, उसको स्टडी करके, आप ही के चैनल से स्टडी करके मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ और कुछ ऐसी जगह करता हूँ कि इन फ्यूचर मुझे काम आए। तो इसलिए मैं शुरुआती तौर पे इक्विटीज में और म्यूचुअल फंड्स में लगाया हूँ। कुछ मैंने ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स में लगाए हैं जो टैक्स सेविंग है, ताकि मेरे पापा के और मेरे कुछ टैक्स सेविंग इन फ्यूचर हो पाए। राइट। तो शशांक ने जो किया है वो भवानीपुर कॉलेज के या फिर कोलकाता के बाकी दर्शकों के लिए नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि देश भर में जितने दर्शक हैं जो ये शो इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें इसी तरह से शुरुआत करनी चाहिए कि इस
एज में आपने इक्विटी में पैसा लगाना शुरू किया है, सही तरीके से लगाना शुरू किया है कि म्यूचुअल फंड में और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो ये एकदम सही तरीका है। शशांक के लिए थोड़ी तालियां होनी चाहिए, वेल डन। आप बताइए। हमारे कॉलेज में ये क्लब है, इंटरैक्टिव क्लब बुलचाई बोलकर है, तो उसी से बुलचाई, तो उसी से हमने स्टॉक मार्केट का एनालिसिस सीखा, टेक्निकल एनालिसिस सीखा, फंडामेंटल एनालिसिस सीखा। उसके बाद वाया म्यूचुअल फंड हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और पर्सनल स्टॉक्स भी लेते हैं हम लोग। तो किस तरह से करते हैं, मतलब क्या ये ट्रेडिंग वाले होते हैं, कुछ दिनों कुछ हफ्तों के लिए आप पैसा लगाते हैं, या एक्चुअली जैसा शशांक कह रहे थे कि हम लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में अच्छे स्टॉक में निवेश करते हैं? जी, इसका दो पार्ट है, एक ट्रेडिंग अकाउंट है और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं थोड़ा बहुत जो आता है, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर लॉन्ग टर्म। वंडरफुल, मजा आ गया आप लोगों से बात करके। हम सोचे थे कि हम आपको ये बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अच्छा हुआ मैंने शुरुआत में आपसे सवाल पूछ लिए, तो आपका लेवल थोड़ा आगे का है एक्चुअली, बहुत ही बढ़िया। और सबसे बड़ी बात जो मिस्टर धारीवाल कह रहे हैं वो ये है कि अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग अलग कर पाए तो फिर आप बहुत कुछ इक्विटी मार्केट से हासिल कर सकते हैं, राइट? तो ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि जहां आप ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग करने में हर्ज नहीं, लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखकर करें और डिसिप्लिन के साथ करें। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल हैं हमारे तमाम स्टूडेंट्स के, और बहुत जानकारी रखते हैं और जानना और भी चाहते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, इनसे बातचीत जारी रखेंगे, इन्वेस्टमेंट के कुछ और मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा इस ब्रेक के बाद। क्यों एसआईपी जरूरी है, कितने लंबे समय के लिए करना चाहिए, और जब बाजार खराब और जब डर लगे एसआईपी में तब क्या करना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम पहला कदम में है कोलकाता में, कोलकाता के भवानीपुर कॉलेज में। हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट से। आप में से किसी का इक्विटी में एसआईपी है इस वक्त? एसआईपी कोई कर रहा है? सर मैंने एसआईपी स्टार्ट किया था अराउंड 1 साल पहले। जब मुझे लगता था, मैंने जब स्टडी किया मुझे ये पता चला कि जो इन्फ्लेशन हम लोग एक्चुअली बोलते हैं, जो सीपीआई है वो 4% है, एक्चुअल में वो नहीं होता, क्योंकि वो WPI से देखा जाता है, वो अराउंड 7 to 8% है। तो जब मैं फिक्स डिपॉजिट या कुछ भी मेरे पापा करते थे, मैं उनको बोलता था लाइक 7 से 8% आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो आफ्टर 8 years जब भी वो मैच्योर होगा, इट्स इरोडिंग ऑफ वेल्थ, क्योंकि जितना आपको मिल रहा है उससे ज्यादा तो आपका खर्च हो जा रहा है। तो मैंने उनको फिर बोला कि लाइक एसआईपी एक ऐसी चीज है, मैंने स्टडी किया, अराउंड 14 to 15% रिटर्न आप कोई भी एवरेज प्लान में भी करोगे तो आराम से मिलेगा। लेकिन आपने उनको बोला, अपने पापा को सिखाया, बताया, वो बहुत अच्छी बात है। आपको कैसे पता चला कि एसआईपी करनी चाहिए? सर मैं पहले से इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, न्यूज़पेपर, बिजनेस स्टैंडर्ड सब पढ़ता था, तो ऑब्वियसली उस सेक्शन में सबसे पहले वेल्थ, जो ईटी वेल्थ आता है मंडे, उसमें यही रहता है कि वी शुड डू एसआईपी। जितने भी बच्चे लोग हैं सबको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, रिटर्न आना चालू हुआ, मैंने 1 से 2, आज मैं 3 एसआईपी करता हूँ, 3 एसआईपी मेरी कटती है हर महीना। और उसके बाद मैं स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ। रिसेंटली आईपीओ एंड एफएनओ भी स्टार्ट किया, कल ही मैंने एंजाइम टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया। इनको बाकी जो लोग हैं इन्हें एसआईपी की इंपॉर्टेंस बताएं, क्यों एसआईपी जरूरी है, कितने लंबे समय के लिए करना चाहिए, और जब बाजार खराब और जब डर लगे एसआईपी में तब क्या करना चाहिए। तो देखिए, एसआईपी पहले तो मैं बताऊं, इट्स ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यू कैन से। तो सिस्टमेटिक किसी भी चीज में अगर आप डिसिप्लिन डाल देंगे तो उसमें आप समझ लिए किसी का सेंटिमेंट्स या उससे आप हट जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आप इनडिसिप्लिन्ड वे में काम करते हैं तो कभी अच्छा कभी खराब हो सकता है। मार्केट में आप कभी इन्वेस्टमेंट कर दिया, हो सकता है वो बैड टाइम्स हो और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वन टाइम में एक अलग रिस्क होता है। बट व्हेन यू पुट इट इन ए डिसिप्लिन वे, जो कि एक एसआईपी का डिसिप्लिन होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रेगुलर इंटरवल्स पे आपके पैसे बाजार में निवेश होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है। आई थिंक कि आप लोग रुपी कॉस्ट एवरेजिंग समझते होंगे। बाजार के ऊपर लेवल पे भी पैसा लगता है, बाजार के नीचे लेवल पे भी पैसा लगता है। एट द एंड ऑफ द डे एवरेज कॉस्ट ऑफ यूनिट्स जो है आपको मिलते हैं वो कम कॉस्ट में मिलते हैं, और एवरेजिंग होकर यूनिट्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो जब वो यूनिट्स सिस्टमेटिक वे में डिसिप्लिन्ड अप्रोच से एवरेज कॉस्ट पे एक्यूमुलेट होंगे तो आपका वेल्थ क्रिएशन भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें फिर धीरे धीरे हायर यूनिट्स पे कंपाउंडिंग भी ज्यादा होती है। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे और बाजार बढ़ेगी, आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट भी ज्यादा आएगा। तो जितना लंबा आप एसआईपी चलाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा।
तो सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने कहा हमसे अभी कि कितने दिन के लिए करना चाहिए, तो जितना लंबा हो सके, बिकॉज इट इज फॉर योर वेल्थ क्रिएशन एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम यू कैन टेक आउट योर मनी ऑल्सो। डिस्पाइट कि आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उससे पैसा निकाल भी सकते हैं, बट इन ए प्रोसेस यू कैन कंटिन्यू द SIP। आप SIP कंटिन्यू रखिए। आई वुड सजेस्ट टिल द टाइम आई लिव आई वुड लाइक टू कंटिन्यू माई SIP। दैट इज माई मंत्रा। बट अगेन आई विल टेल यू द एसेट एलोकेशन नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको एसेट डिफरेंट जगह विद वेरियस डिग्री एलोकेट करना होगा। अगर आज मैं रिटायरमेंट एज पे होगा तो शायद मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाएगा, तो मैं SIP का अमाउंट कम कर दूं। बट इनिशियल फेज में जैसे आप हैं तो आज 100% पैसा हमारा SIP में ही निवेश होगा या इक्विटी में निवेश होगा। लेकिन SIP शुरू करना आसान है, करते भी है लोग, लेकिन जब भी बाजार में फिर कमजोरी आए, गिरे बाजार, उस समय कॉन्फिडेंस हिल जाता है। उस समय लोग सोचते हैं कि मैंने SIP पहले शुरू करके गलती की और अब बंद कर देनी चाहिए। लेकिन क्या वो SIP बंद करने का वक्त है या SIP में और पैसा बढ़ाने का वक्त है? इस पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाहिर सी बात है कि जब मार्केट खराब होता है तो सब लोग और ज्यादा मंदी की बात करते हैं, और ज्यादा गिरेगा वैसी बात करते हैं। तो उस समय जो ये सिस्टेमेटिक इन्वेस्टर्स हैं, डिसिप्लिन से पैसा लगाते हैं, उन्हें करना क्या चाहिए? SIP कम करें, मेंटेन रखें या बढ़ाएं? उसको मेंटेन रखें और मैं तो बोलूंगा उसको बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर पहला कदम की इस खास मुहिम में। आज हमें कोलकाता के भवानीपुर कॉलेज में, और यहाँ पर BCom और BBA के छात्र हैं हमारे साथ, जो अच्छी खासी रुचि रखते हैं निवेश के बारे में, बाजार के बारे में। और हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे SIP में किस तरह से निवेश किया जाए। हमारे दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आमिर सुलेमान साहब और साथ ही आनंद बियानी जी। बियानी जी, ये बताइए, जनरली होता ये कि बाजार कमजोर होने लगते हैं, हमारे पास भी दर्शकों के बहुत सारे सवाल आते हैं, वो मेल्स करते हैं, ट्वीट करते हैं, सर मैंने तो SIP शुरू की थी 9,000 की निफ्टी पर, अब 7,000 हो गई निफ्टी, क्या करूं, बंद कर दूं, शुरू रखूं? लेकिन जब इस तरह का कॉन्फिडेंस हिलने लगे, और जाहिर सी बात है कि जब मार्केट खराब होता है तो सब लोग और ज्यादा मंदी की बात करते हैं, और ज्यादा गिरेगा वैसी बात करते हैं। तो उस समय जो ये सिस्टेमेटिक इन्वेस्टर्स हैं, डिसिप्लिन से पैसा लगाते हैं, उन्हें करना क्या चाहिए? SIP कम करें, मेंटेन रखें या बढ़ाएं? उसको मेंटेन रखें और मैं तो बोलूँगा उसको बढ़ाएं, और हो सके तो लमसम पैसा भी म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाएं। क्योंकि अगर आप लमसम पैसा उस दौर पे लगाएंगे जब बाजार खराब है, आपके NAV घटे हुए हैं, तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे, और जब मार्केट में जब इम्प्रूवमेंट आएगा तो आपका रिटर्न उससे और बेटर होता चला जाएगा। इसलिए मेरा एडवाइस यही रहेगा। सबसे पहली बात है, SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान विच हैज अ लॉन्ग हॉल एंड अ लॉन्ग टर्म होराइजन। मार्केट ऊपर नीचे हमेशा रहेगा। फॉर ट्रेडर पर्सपेक्टिव हम मार्केट को रोज देखते हैं, मार्केट एवरी मिनट एवरी सेकंड मूव्स, देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द मार्केट एंड एवरी गो। आप एसेट एलोकेशन अगर देखेंगे तो देयर आर 4 काइंड ऑफ एसेट एलोकेशन। वन कैन बी इन इक्विटी, रियलिटी, कमोडिटीज एंड डेट। एट योर एज व्हेन यू आर यंग यू कैन टेक मैक्सिमम रिस्क। एंड और भी अलग वर्ग के, अलग एज के जो इन्वेस्टर है, उनको क्लैरिटी ये होना चाहिए कि उनका होराइजन और उनका लक्ष्य क्या है। तो आपका एसेट एलोकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें सब तरीका का फ्लेवर आपको हो। प्लस SIP एक ऐसा मोड है जो रेगुलर आपका निरंतर चलना चाहिए। मैं इनसे पूरा सहमत हूँ, इट शुड बी अ परपेचुअल काइंड ऑफ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मोड। जब भी बाजार नीचे आए एड ऑन करिए, लमसम भी डालिए उसमें। आपकी जो स्कीम चल रहे हैं SIP के, उसमें आप एक सर पे लमसम पैसा डाल दीजिए, जिससे कि आपका NAV, जो NAV घटे हुए NAV पे आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। जब भी बाजार खराब हो तब घबराए नहीं। SIP तो आपकी जो है पहले से, वो तो आप कंटिन्यू करें ही, उसमें चाहें तो आप पैसा बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा कुछ और ऐड करना चाहूंगा। तो आप SIP को भी एक गुड EMI जिसको कहते हैं, गुड EMI भी कहते हैं, तो SIP को भी PF की तरह डिडक्शन करेंगे, और अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं देखेंगे तो शायद पोस्ट रिटायरमेंट आपका जो वेल्थ क्रिएशन होगा PF से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि PF में एवरेज रिटर्न वुड बी अप्रोक्सीमेटली 7.75 to 8%। अच्छा, आप में से किसी ने बताया था कि कुछ टैक्स बेनिफिट्स के लिए भी आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, राइट, ELSS में। लेकिन यहाँ पर एक चीज, क्योंकि ये बात निकली, इसे मैं बताना चाहता हूँ कि बजाय टैक्स बेनिफिट्स लेने के
म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, वो ठीक है, वो बुरा नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड तो वैसे भी 1 साल के बाद इक्विटी में आपके लिए टैक्स फ्री हो जाते हैं। आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो फ्री है जब आप इक्विटी में पैसा लगाएंगे। तो फिर क्या ये ज्यादा सही है कि अच्छे फंड्स देखकर वैसे पैसा लगाएं, सही वक्त पर लगाएं, बजाय इसके कि आप मार्च का इंतजार करें, फरवरी का इंतजार करें कि चलिए भाई अब वक्त आ गया है टैक्स बचाने का, तब पैसा लगाया जाए? नहीं, ये तो देखिए, आपको जैसे हमेशा प्लानिंग होती है हर चीज की। मैंने आपको पहले ही कहा, जब आप एजुकेशन कर रहे हो तो यू नीड टू हैव ए प्लान इन प्लेस कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, क्या करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। उसी तरह से जब आप टैक्स एग्जेम्पशन के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो यू हैव टू प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो इफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल इज देयर टू कम, आई विल प्लान फ्रॉम अप्रैल ओनली रादर देन आई विल प्लान फ्रॉम मार्च। तो अगर आप अप्रैल से प्लान करते हैं और आपको 2.5 लाख का डिडक्शन मिलता है, तो इट इज बेटर टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ। It could be SIP also, it could be one time also, depending on your choice, और वेरियस इंस्ट्रूमेंट में कहाँ आप LIC में करना चाहते हैं या आप म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं या डायरेक्ट इक्विटी में करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू, डिपेंडिंग के 80cc में बेनिफिट्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। पेंशन प्लान्स भी हैं, इंश्योरेंस भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, बट आप क्यूमुलेटिवली एवरेज रिटर्न जब सबका उठाकर देखेंगे तो यू विल फाइंड म्यूचुअल फंड हैज जनरेटेड ए बेटर रिटर्न एज कंपेयर टू एनी अदर स्कीम्स वेयर इन यू आर गेटिंग एग्जेम्पशन, जहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिलता है। तो इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, कम से कम फिर व्यू 3 से 5 साल का रखना ठीक है, या जब सरकार ही कह रही है 1 साल के बाद टैक्स फ्री है तो लोगों को लगता है साल भर के लिए ही पैसा लगा लिया जाए बहुत है? किस तरह के व्यूज के साथ इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए, आनंद बताएं। सबसे पहला तो मैं ये बोलना चाहूँगा, सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, सबके इन्वेस्टमेंट के होराइजन भी अलग अलग होते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो सकता है। तो उसी के हिसाब से अगर हम डायरेक्ट इक्विटी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी कैन गिव यू अ हमंगस रिटर्न मोर देन इवन म्यूचुअल फंड इफ यू सिलेक्टेड अ राइट स्टॉक। बट इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मेरे को ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि आपको एक्सपर्ट की हेल्प की दरकार होगी, क्योंकि उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी किस तरीके से कर रहा है, उसका फ्यूचर होराइजन क्या है, उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उस पर अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसी के हिसाब से कंपनी प्रोग्रेस करेगा। यू ऑल्सो बिकम एन इक्विटी पार्टनर टू दैट कंपनी। जैसे कंपनी प्रोग्रेस करेगा, आपका भी पैसा जो लगा हुआ है उसमें उस तरीके से प्रोग्रेस करेगा, आपको डिविडेंड भी मिलेगी। बट डिपेंड मैं ये करना चाहूँगा, डायरेक्ट इक्विटी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो उसमें हमेशा आपका होराइजन लॉन्ग हॉल का होना चाहिए, एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा। तो अब हम एक काम करेंगे, अब कुछ आपसे इक्विटी की बातें करेंगे, कुछ आपके सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इंश्योरेंस में बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, जैसे चाइल्ड एजुकेशन स्कीम है, उनको ही ऑप्ट कर सकते हैं, जिसका टेन्योर 15 से 20 ईयर्स का होता है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर। हम बातचीत कर रहे हैं भवानीपुर कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ और बड़े एक्सपर्ट्स की तरह बात कर रहे हैं। हमारे सारे स्टूडेंट्स इक्विटी के बारे में काफी कुछ समझ रखते हैं, इन्वेस्टमेंट की जानकारी रखते हैं। चलिए आइए लेते हैं उनके कुछ सवाल, और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं मोहम्मद आमिर सुलेमान और साथ ही आनंद बियानी, जो उनके सवालों के जवाब देंगे। मेरा सवाल सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में है। मेरी एक 5 साल की छोटी बहन है, तो क्या आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्ट करने की राय देंगे? ओके, बेसिकली आपका पर्पस क्या है उनके लिए इंश्योरेंस लेने का? सर, टैक्स सेविंग्स और 18 इयर्स के बाद जो मैच्योरिटी हो रही है, मुझे लगता है वो काफी हाई है, तो क्या ये बेनिफिशियल रहेगा उनके एजुकेशन और मैरिज के लिए? तो आपका पहला पर्पस क्या हो गया कि आपकी सिस्टर की एजुकेशन पूरी हो, और दूसरा ये कि उसकी मैरिज जब भी करनी हो तो उसके लिए। तो इसके लिए आनंद ये बताएं किस तरह की स्कीम्स, इंश्योरेंस की किस तरह की स्कीम्स इन्हें लेनी चाहिए और कितने साल के लिए जो इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके? देखिए, इंश्योरेंस में बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, जैसे चाइल्ड एजुकेशन स्कीम है, उनको ही ऑप्ट कर सकते हैं, जिसका टेन्योर 15 से 20 ईयर्स का होता है। उसमें एक अश्योर्ड रिटर्न और अश्योर्ड प्लान रहता है कि आप इतना कम अश्योर्ड पे इतना आपका प्रीमियम आएगा, आप उस प्रीमियम का भुगतान हर साल करते चले जाइए, एंड एक अवधि के बाद 15 साल या 20 साल की अवधि के बाद वो रुपया आप अपने हायर एजुकेशन और जो भी उनके गोल है उसके लिए वो यूटिलाइज कर सकते हैं।
उसमें आपका इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है और आपको रिटर्न भी मिल रहा है उसमें, और आपको साथ में टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। जो आप प्रीमियम आप पे करेंगे वो आपको सेक्शन 88 में टैक्स बेनिफिट तो मिलना ही है, लेकिन टैक्स बेनिफिट लेने के लिए इंश्योरेंस नहीं लेना है, ये ध्यान में रखें। पर्पज अपना क्लियर होना चाहिए। आप लंबे समय के लिए अपनी सिस्टर के लिए ऐसी पॉलिसी लें कि जहां उन्हें इंश्योरेंस कवर भी मिल जाए और उसकी मैच्योरिटी इस तरह से सेट करें कि कब कब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी, किस एज पर पड़ेगी, उस लिहाज से वो आपको पैसा फिर से मिलता दिखे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग उसको स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हम लोग म्यूचुअल फंड और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें सर? कौन सा मतलब बेनिफिशियल होगा हम लोग जैसों के लिए सर? आमिर साहब बताएं इन्हें कि शुरुआत कैसे की जाए, डायरेक्ट इक्विटी से या फिर? देखिए, शुरुआत के लिए तो मैं यही कहूंगा कि पहले आप अपना पैसा किसी प्रोफेशनल को दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में आपको थोड़ी लर्निंग होनी चाहिए उसकी। आप एक प्रोफेशनल को अगर पैसा देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में आपने बोला लगाते हैं या एसआईपी में लगाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड की या किसी भी स्कीम में जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और फैक्ट शीट, एक म्यूचुअल फंड के फैक्ट शीट आते हैं हर एक स्कीम का, तो उस स्कीम के फैक्ट शीट का अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें सारे स्टॉक्स, शेयर्स और इन्वेस्टमेंट के डिटेल्स रहते हैं कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड ऑप्शन। अच्छा, आप लोगों को तो बेसिक समझ है स्टॉक मार्केट्स की, फाइनेंशियल्स की, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, और कई बार लोग स्टॉक्स के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि कहाँ से शुरुआत करें। और जब रिसर्च करने की बात आती है ना, तो फिर वो ऐसा स्टॉक चुनते हैं जो कोलकाता का है या अहमदाबाद का है, जिसका नाम कभी किसी ने नहीं सुना, उसकी रिसर्च शुरू करते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? आप रिसर्च की शुरुआत कैसे करें जिससे कि आप खुद अपनी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी एकदम परफेक्ट कर लें। जनरली जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो हैं, अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड की रिसर्च जो आती है, टॉप 10 होल्डिंग्स कौन से स्टॉक्स में है, जनरली आपको निफ्टी में से या सेंसेक्स में से वो स्टॉक मिलेंगे। आप शुरुआत उनमें से एक या दो स्टॉक से करिए और इंडिपेंडेंटली दूसरी रिसर्च देखे बगैर फर्ज करें आपको एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक हर एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में दिख रहा है, तो ये कोशिश करें कि क्या वजह है कि ये स्टॉक सबको पसंद है, ठीक है, और आपके हिसाब से उसकी प्राइस, फेयर वैल्यू, टारगेट प्राइस क्या होनी चाहिए। तो वहां से आप रिसर्च की शुरुआत करें और फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, उसके बाद आप थोड़े मिड कैप्स में जाएं, फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाएं, तो धीरे धीरे आप अपनी रिसर्च का फिर एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने जो एचडीएफसी बैंक के बारे में सोचा, कोई सीएलएस है या कोई वे टू वेल्थ या कोई बिरला म्यूचुअल फंड भी वही सोचता है, राइट। तो उससे आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो एज ए स्टूडेंट आपको रिसर्च की शुरुआत वहां से करनी चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल हैं हमारे तमाम स्टूडेंट्स के, और बहुत जानकारी रखते हैं और जानना और भी चाहते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, इनसे बातचीत जारी रखेंगे, इन्वेस्टमेंट के कुछ और मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा इस ब्रेक के बाद। देखिए, स्टॉक मार्केट में 3 तरह के ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे होता है। जब आप रिसर्च करते हैं तो ये चीजें ध्यान में रखिए। पहला कदम में आज हमें कोलकाता के भवानीपुर कॉलेज में और यहाँ के बीकॉम और बीबीए के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। चलिए लेते हैं कुछ और हमारे स्टूडेंट्स के सवाल। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं लास्ट 10 ईयर से किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो अभी आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन सम मोर हाईली एजुकेटेड टाइप ऑफ थिंग, म्यूचुअल फंड और समथिंग, तो मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो किसान विकास पत्र में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन आपका था या आपके पापा का? मेरी मम्मी ने वो लाया था घर पे, तो मैंने बोला कि मैं भी स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने मम्मी को दिया, तो फिर शी स्टार्टेड। ओके, चलिए, तो कोई बात नहीं। चलिए, कम से कम आपने 10 साल पहले से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, हम तो उसी में खुश है। सबसे बढ़िया बात तो यही कि शुरुआत आपने सही टाइम पे की। तो लेकिन अब आगे कहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए? इन्वेस्ट करना है, वही। आनंद बताएं। अभी तो आप जो कर लिए तो अच्छी बात है, एंड आपको उसमें एक लर्निंग कर्व भी मिला कि आपको ये पता है कि किसान विकास पत्र क्या होता है, उससे क्या रिटर्न आपको मिला है। लेकिन आज इस दौर पे और आपकी जिस उम्र में आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और यही उम्र है कि आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां कम है और आज आप रिस्क लेंगे और उसको उस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे थोड़े रिस्कियर एसेट में,
जैसे म्यूचुअल फंड है, इक्विटी फंड में पैसा लगाएं, कुछ पोर्शन मे भी अगर आपका कॉर्पस 100 रुपया का है तो 30 to 40% आप उसको SIP मोड पे डालें और बाकी बैलेंस है 30-40% आप डायरेक्ट इक्विटी में डालें। बैलेंस जो आपका बचता है वो आप फिर भी एक फिक्स्ड इनकम जिसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिले उसमें डाल सकते हैं। तो आपका एसेट एलोकेशन ऐसा होना चाहिए कि 20% शुड बी कि आपका रिस्क फ्री हो, आपको एक परसेंटेज ऑफ फिक्स रिटर्न मिले, बाकी 80% शुड बी इन्वेस्टेड इन डायरेक्ट इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड। खाली इतना देख लीजिए कि आपको उस पैसे की जरूरत कब है। अगर आपको 3 साल 5 साल से पहले उस पैसे की जरूरत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, आपके मम्मी पापा उसकी जरूरत के पूरा इंतजाम करेंगे, तो आप तुरंत उस पैसे को इक्विटी में कन्वर्ट कर दीजिए, अच्छे 2 या 3 फंड्स चुन लीजिए और उसमें डाल दीजिए। दैट्स इट। So I have always heard about investors shorting stocks. What does that mean? Okay. And why do they do that? Okay. Short selling you mean? Yes. Short selling का मतलब सिंपल है, आपके पास शेयर नहीं है लेकिन आप बेच रहे हैं। अब थोड़ा आपको ये सरप्राइजिंग लगेगा कि शेयर नहीं तो बेच कैसे सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में, ये सब चीज पॉसिबल है। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। सर मेरा क्वेश्चन था, बहुत लोग होते हैं स्टॉक्स पे पैसा लगा देते हैं, लेकिन जब स्टॉक्स डूबने लगता है तब वो लोग सोचते हैं कि पैसा निकाल लेना चाहिए। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इस समय पे आदमी को क्या करना चाहिए? जब स्टॉक गिर रहा हो तब क्या करना चाहिए? यस सर। अगर रीजन उसका जस्टिफाइड है और आपको लगता है उसका फिर फ्यूचर अच्छा है तो आप एवरेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टॉक्स में ही प्रॉब्लम है, बैलेंस शीट की इशू है, मैनेजमेंट का इशू है, कंपटीशन का इशू है, आप सबसे पहले आपको इशू अंडरस्टैंड करना होगा वेदर इट कुड बी ए गुड बाय और नॉट। आपको उसकी वैल्यूएशन समझनी होगी, उस रेट पे क्या उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है और वैल्यूएशन क्या है, वेदर इट दैट स्टॉक एट दैट प्राइस स्टिल इज अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड। तो अगर आपको ये सारी चीजों का जवाब मिल जाता है तो आप उसमें दोबारा से निवेश कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में 3 तरह के ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे होता है। जब आप रिसर्च करते हैं तो ये चीजें ध्यान में रखिए। पहली चीज तो है सेंटीमेंट, जो हर रोज बाजार ऊपर नीचे क्यों होता है? कंपनी तो कमा रही है, काम वही कर रही है, 3 महीने बाद रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन उसके बावजूद हर 3 मिनट में उस शेयर का दाम ऊपर नीचे हो रहा है। तो कहीं कोई खबर ऐसी है मार्केट को लेकर या स्टॉक को लेकर जो उस स्टॉक के बारे में, मार्केट के बारे में सेंटीमेंट अच्छा या खराब करती है, इस वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे होती है। फिर आइए मीडियम टर्म में काम करती है लिक्विडिटी। अगर आप पैसा है, किसी के पास पैसा है और उसे खरीदना है तो वो खरीदेगा, और किसी को पैसे की जरूरत है तो और बेचना है तो बेचेगा। तब वो ये नहीं देखते कि शेयर में सस्ता बेच रहा हूँ या महंगा बेच रहा हूँ, या जो खरीद रहा है उसको पैसा लगाना है मार्केट में तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं सस्ता खरीद रहा हूँ या महंगा खरीद रहा हूँ, मुझे करना है। तो शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी, और लॉन्ग टर्म में जो बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसका स्टॉक के फंडामेंटल। और कई बार आप देखते हैं ना, मार्केट में सुनने में आता है कि एक गवर्नमेंट गिर गई, लोअर सर्किट लग गया मार्केट में। अब लोअर सर्किट लग गया तो कौन खरीद रहा है फिर लोअर सर्किट में, और कौन बेच रहा है? कोई तो बेच रहा है, कोई तो खरीद रहा है, तभी ट्रेड हो रहा है। तो वो लोग जिनका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है, सेंटीमेंट खराब होने की वजह से जो बेच रहे हैं वो बेचने वाले होते हैं, और उस समय लॉन्ग टर्म प्लेयर्स जो फंडामेंटल्स के बेसिस पर बाजार में पैसा लगाते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं, वो आकर उस वक्त खरीदारी करते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो बाजार के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मूव को पूरी तरह से बताते हैं। पहला कदम के इस एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इक्विटी साइड में जाते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स के कैटेगरीज होते हैं म्यूचुअल फंड में, और अगर आप डेट साइड में जाते हैं तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, अक्रूवल फंड के 4 कैटेगरीज होते हैं। तो ये ब्रॉड थीम है जिसमें आप बकेटिंग कर सकते हैं कि आप कौन से स्कीम्स में लगाना चाहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम पहला कदम में है कोलकाता में, कोलकाता के भवानीपुर कॉलेज में। हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट से। सबने ही 50 से 60% लिस्टिंग गेन्स दिए। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हमें क्या आईपीओ पे भरोसा करके इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, या फिर सर हम जल्दी एक आर पावर वापस देख सकते हैं? सिंपल क्या है, आईपीओ को एक सेक्टर नहीं है कि आईटी सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है, वैसा नहीं है। हर आईपीओ अपने आप में अलग स्टोरी है।
तो आईपीओ में पैसा लगाने के लिए उस कंपनी को आपको देखना पड़ेगा। देखना क्या है, 2-3 चीजें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को आईपीओ के एनालिसिस से शुरुआत भी करनी चाहिए। पहली बात ये देखना है, सबसे पहला काम आईपीओ में ये करें, उसके रिस्क फैक्टर जाकर पढ़ लें। रिस्क फैक्टर 2 तरीके के होंगे। पहला तो एक जनरल रिस्क फैक्टर होता है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया तो हमारी कंपनी खराब करेगी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल ली तो हमारी कंपनी खराब करेगी। ये स्टैंडर्ड है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की जरूरत कहाँ है, कंपनी पर क्या केस चल रहे हैं, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड कुछ ऐसा तो नहीं है। इस तरह के कंपनी स्पेसिफिक और प्रमोटर स्पेसिफिक अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं वो पढ़िए और उसके बाद आप मन बनाइए कि मुझे इस आईपीओ में पैसा लगाना नहीं। तो बेसिकली आईपीओ में पैसा लगाने का तरीका ये, और जो आप ये बोले इतना ज्यादा सब्सक्राइब हो रहे हैं, उसका एक ही रीजन है, इक्विटी मार्केट में पैसे की कमी है नहीं, बहुत पैसा है लोगों का। लोगों को सिर्फ एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस आईपीओ में पैसा लगाने से लिस्टिंग पे मेरा नुकसान नहीं होगा, बस उसी में पैसा लगा लेते हैं। और ये कॉन्फिडेंस अगर सारे इन्वेस्टर्स में आता है तो वो फिर चांस लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अलॉटमेंट आ गया तो ठीक, नहीं आया तो क्या आ गया, 7-8 दिन मेरा पैसा अटका, बस, इससे ज्यादा क्या है। सर मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ रिसर्च किया, मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी है, तो हम ऐसे किस बेसिस पर एक म्यूचुअल फंड और एसआईपी को सिलेक्ट करें? देखिए, सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड में आपने बिल्कुल सही फरमाया है और इसमें सेबी भी काफी सारे डिसीजंस लेने वाला है ताकि म्यूचुअल फंड के जो इतने सारे स्कीम है वो मर्ज होकर के कंसोलिडेटेड थोड़ी कम स्कीम हो जाए, जिसकी वजह से आप जैसे इन्वेस्टर को स्कीम सिलेक्शंस में काफी बेनिफिट मिले। तो इसका प्रोसेस चल रहा है, काफी सारी स्कीम्स मर्ज हो रही हैं सेम थीम की। ब्रॉडर कैटेगरी में तो थीम वही होता है, अगर आप इक्विटी साइड में जाते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स के कैटेगरीज होते हैं म्यूचुअल फंड में, और अगर आप डेट साइड में जाते हैं तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, अक्रूवल फंड्स के 4 कैटेगरीज होते हैं। तो ये ब्रॉड थीम है जिसमें आप बकेटिंग कर सकते हैं कि आप कौन से स्कीम्स में लगाना चाहते हैं। पहले आप ब्रॉड कैटेगरी निकाल लें, ब्रॉड कैटेगरी के अंदर ये सारे रेशियोज को कंपेयर कर लें, इस रेशियोज में से जो आपको बेस्ट फिट इन लगता है वहां पैसा आप डाल सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से भवानीपुर कॉलेज के स्टूडेंट्स से हमने बातचीत की, उनके तमाम इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब दिए हमारे एक्सपर्ट ने, मोहम्मद आमिर सुलेमान और साथ ही आनंद बियानी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस और काफी पार्टिसिपेशन आपने दिखाया। हम उम्मीद करते हैं कि पहला कदम का ये एपिसोड आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा और जिंदगी में आप बहुत बेहतरीन इन्वेस्टर बनेंगे, और मैं तो सोच रहा हूँ इनमें से कई सारे बेहतरीन फंड मैनेजर्स भी बनने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Focus, ideate, innovate, enable.